आज कंटिन्यू करेंगे हमारा चैप्टर 2 फोर्स एंड लॉ ऑफ मोशन। ठीक है, तो पहले हमने फर्स्ट लॉ तक फर्स्ट वीडियो में किया है, तो उसके जो नोट्स हैं वो आप वीडियो से देखकर भी बना सकते हो, ट्राई कर सकते हो एटलीस्ट। ठीक है, तो चैप्टर 2 के हम फर्दर जो हमारा है मटेरियल वो हम करते हैं स्टार्ट टॉपिक। तो यहाँ तक हमने पहले पढ़ा था कि फर्स्ट लॉ क्या था। तो फर्स्ट लॉ मैंने आपको बोला था, फर्स्ट लॉ इज दैट लॉ ऑफ मोशन, ठीक है, इन विच अ बॉडी एट रेस्ट रिमेन्स एट रेस्ट एंड बॉडी एट इन मोशन रिमेन्स इन मोशन अनलेस एंड अनटिल वी अप्लाई एक्सटर्नल फोर्स ऑन इट। तो इसका मतलब क्या था कि अगर बॉडी कोई रेस्ट में है तो वो रेस्ट में रहेगी, अगर बॉडी क्या कर रही है, मूव कर रही है, तो वो मूव करेगी जितनी देर तक हम उसे कोई फोर्स है जो वो अप्लाई नहीं करेंगे। ठीक है, तो ये फर्स्ट लॉ था। फिर मैंने आपको बताया था कि जो फर्स्ट लॉ है उसे लॉ ऑफ इनर्शिया भी बोलते हैं। ठीक है, लॉ ऑफ इनर्शिया। ठीक है, तो जो लॉ ऑफ इनर्शिया है, तो मैंने आपको बताया था इनर्शिया क्या है। इनर्शिया क्या है कि मान लो हमारे पास 3 तरह के इनर्शियाज हैं, इनर्शिया ऑफ रेस्ट, इनर्शिया ऑफ मोशन, इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन। तो इनके बारे में आपको मैंने फर्स्ट वीडियो में सारा कुछ बता दिया था। अब हम करेंगे जो फर्स्ट लॉ के बाद हम पहले लीनियर मोमेंटम का टॉपिक पढ़ेंगे। तो लीनियर मोमेंटम है जो टॉपिक, तो लीनियर मोमेंटम के बारे में पढ़ेंगे पहले बिफोर स्टार्टिंग द सेकंड लॉ ऑफ मोशन। तो लीनियर मोमेंटम क्या है, क्योंकि सेकंड लॉ में हमें मोमेंटम की ज़रूरत पड़ेगी, इसलिए हम पहले इसके बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो लीनियर मोमेंटम क्या है। लीनियर मोमेंटम इज डिफाइंड एज क्वांटिटी ऑफ मोशन कंटेन्ड इन अ बॉडी। मतलब कि कितनी जो बॉडी है वो कितना मूव कर रही है, कितना मोशन कर रही है, किस स्पीड के साथ जा रही है। ठीक है, तो कितनी उसकी वेलोसिटी है, कितना उसका मास है। तो मोमेंटम को जनरली हम p से लिखते हैं। ठीक है, मोमेंटम को जनरली हम स्मॉल p से लिखते हैं। ठीक है, तो ये इक्वल किसके है, मास इनटू वेलोसिटी। तो मैंने आपको बोला मोमेंटम को कैसे डिफाइन करते हैं, क्वांटिटी ऑफ मोशन। ठीक है, क्वांटिटी ऑफ मोशन कंटेन्ड इन अ बॉडी। ठीक है, मतलब एक बॉडी है उसका कितना मास है और किस वेलोसिटी के साथ वो मूव कर रही है, वो क्या है उसकी लीनियर मोमेंटम। तो देखो हमें पता है कि जो मास है, मास के यूनिट्स क्या है आपके पास, मास के यूनिट्स है आपके पास केजी, और जो वेलोसिटी है उसके यूनिट्स क्या है आपके पास, मीटर पर सेकेंड। तो मतलब मोमेंटम के यूनिट्स क्या बन जाएंगे आपके पास, केजी मीटर पर सेकेंड। ठीक है, तो जो हमारे पास लीनियर मोमेंटम है ना, वो एक वेक्टर क्वांटिटी है। लीनियर मोमेंटम क्या है आपके पास, एक वेक्टर क्वांटिटी। अब देखो जो मोमेंटम है वो वेलोसिटी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। अगर वेलोसिटी है आपके पास एक वेक्टर क्वांटिटी है, मैंने आपको बताया रखा है फर्स्ट चैप्टर में, वेलोसिटी क्या है आपके पास एक वेक्टर क्वांटिटी है। तो अगर वेलोसिटी वेक्टर क्वांटिटी है तो मोमेंटम है जो उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, तो जो मोमेंटम है वो भी क्या है आपके पास एक वेक्टर क्वांटिटी है। ठीक है, अगर ये वेक्टर क्वांटिटी है मतलब इसके साथ क्या एसोसिएट रहेगा, इसके साथ है जो डायरेक्शन वो एसोसिएट रहेगी। ठीक है, तो और क्या बोलेंगे कि जो हमारे पास जो बॉडी है, मान लो अगर वो कर्व्ड पाथ के अलोंग जा रही है, तो जो डायरेक्शन है वेलोसिटी की, ठीक है, वो कैसी होगी, एट द टेंजेंट टू दैट पॉइंट। Therefore direction of the linear momentum also tangential। देखो इसको समझते हैं। देखो मान लो आपके पास अगर कर्व्ड पाथ है, कर्व्ड मोशन है, ठीक है, तो अगर आपके पास ऐसा कोई मोशन है तो जो वेलोसिटी है आपकी वो क्या करेगी, टेंजेंशियली एक्ट करेगी। पहले तो टेंजेंट समझो क्या है, अगर आपके पास कोई भी सर्कुलर मोशन है, ठीक है, अगर कोई भी सर्कुलर मोशन है, तो अगर किसी चीज़ को आप फेंकते हो ना तो वो उसकी क्या जाती है, टेंजेंशियली। तो ये उसके 4 टेंजेंट हैं, यहाँ से हम ड्रॉ करेंगे। ठीक है, सर्कुलर मोशन के। ठीक है, अब इसके सेंटर के टुवर्ड अगर इसे हम ज्वाइन कर देंगे ना, तो इसका यहाँ से क्या बनेगा, 90 डिग्री का एंगल बनेगा सभी के साथ। ठीक है, तो ये आपके पास क्या हो जाएंगे, टेंजेंट हो जाएंगे। ये इसे क्या बोलते हैं, टेंजेंट। तो अभी उसने क्या बोला, उसने बोला कि अगर हमारे पास कोई कर्व्ड पाथ है, ऐसा पाथ है
तो क्या होगा आपके पास कर्व्ड पाथ में कि जो डायरेक्शन है वेलोसिटी की वो क्या होगी, टेंजेंशियली होगी। टेंजेंशियली मतलब परपेंडिकुलर होगी, टेंजेंशियली होगी वेलोसिटी की डायरेक्शन। और जो मोमेंटम है, अगर वेलोसिटी की डायरेक्शन ये है तो जो मोमेंटम है वो भी क्या होगी, इसी डायरेक्शन के अलोंग एक्ट करेगी। ठीक है, तो ये आपके पास है लीनियर मोमेंटम का कंसेप्ट। पहले तो मोमेंटम है क्या, मोमेंटम है आपके पास मास और वेलोसिटी का प्रोडक्ट। ठीक है, मतलब क्वांटिटी ऑफ मैटर या मोशन कंटेन इन अ बॉडी। ठीक है, तो लीनियर मोमेंटम इज डिफाइंड एज P इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी। ठीक है, उसके बाद इसकी यूनिट की हमने kg/s। उसके बाद हमने करना है न्यूटन का सेकंड लॉ। ठीक है, न्यूटन का सेकंड लॉ। नेक्स्ट है आपके पास न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन। ठीक है, तो न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन में क्या है, उसने बोला है कि इसमें जो आपकी फोर्स है, ठीक है, फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्सेलरेशन। ठीक है, फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्सेलेरेशन, मतलब कितनी बॉडी एक्सेलरेट कर रही है। ठीक है, मतलब एक्सेलरेशन क्या थी हमारे पास, चेंज इन वेलोसिटी पर यूनिट टाइम। ठीक है, मतलब कितना वेलोसिटी में चेंज आ रहा है विद रिस्पेक्ट टू टाइम, तो उसी के अकॉर्डिंग जो हमारी है जो फोर्स है वो क्या करेगी, चेंज करेगी। ठीक है, तो इसमें हम क्या बोलेंगे, अच्छा एक और चीज़ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू M। जैसे जैसे किसी चीज़ का मास बढ़ेगा वैसे वैसे क्या बढ़ेगी, फोर्स बढ़ेगी। अगर हमारे पास मान लो कोई हैवी चीज़ है, ठीक है, तो उसको उठाने के लिए हमें फोर्स भी क्या करना पड़ेगा, ज़्यादा करना पड़ेगा अपना। अगर कोई लाइट सा ऑब्जेक्ट है जिसका मास कुछ ज़्यादा नहीं है, तो उसको उठाने के लिए या उसको मूव करने के लिए जो हमारी फोर्स है वो भी क्या करेगी, कम एक्ट करेगी। तो यहाँ से देखो, अगर इक्वेशन नंबर 1 और 2 को देखें तो यहाँ से हम लिख सकते हैं F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू M में, क्योंकि एक्सेलेरेशन के भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है और मास के भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो F इज इक्वल टू MA क्या आ जाएगी इसकी इक्वेशन। अच्छा, ये है आपके पास कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी, तो इसको अच्छा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का सिंबल है और इसको हटा के हमने कोई कांस्टेंट लगा दिया K। जब भी ऐसा कोई सिंबल आपके पास आएगा उसको आपने हमेशा हटा देना है, उसकी जगह पे कोई भी कांस्टेंट लगा देना है। यहाँ पे मैंने K लगा दिया, KMA। ठीक है, तो फॉर कन्वीनियंस मैंने K को क्या पुट कर दिया, K को 1 पुट कर दिया। आपका जो F आ जाएगा वो क्या आ जाएगा, MA। ठीक है, तो ये है आपके पास न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन। इसको हम अभी ड्राइव भी करेंगे, ये फर्स्ट मेथड है और एक और मेथड है इसको ड्राइव करने का, वो भी करेंगे। तो यहाँ से तो सिंपल उसने न्यूटन ने यही बताया कि जो फोर्स है वो A के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, M के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। कलेक्ट करके लिख दिया दोनों को, MA आ गया। यहाँ से इसको हटाकर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल के सिंबल को हटाकर मैंने K लिख दिया, तो K को इन जनरल मैंने 1 पुट कर दिया। ठीक है, दिस इज न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन। अब हम करेंगे न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन इन टर्म्स ऑफ लीनियर मोमेंटम। तो ये था सिंपल न्यूटन लॉ ने, जो न्यूटन ने सेकंड लॉ को डिफाइन किया था। तो अब हम करेंगे न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन इन टर्म्स ऑफ लीनियर मोमेंटम। तो लीनियर मोमेंटम हमने किया क्या था, P इज इक्वल टू mv। ठीक है, इन लीनियर मोमेंटम। ठीक है, तो करते हैं स्टार्ट। तो इसके अकॉर्डिंग न्यूटन ने बोला था कि जो फोर्स है, ठीक है, इसके अकॉर्डिंग न्यूटन ने बोला था कि जो फोर्स है वो क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। ये डेल्टा है, डेल्टा किसको रिप्रेजेंट करता है, चेंज को। ठीक है, मतलब कितना चेंज आया है मोमेंटम में। ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन, न्यूटन ने क्या बोला था, फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम ऑफ द बॉडी विद रिस्पेक्ट टू टाइम। ठीक है, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम ऑफ द बॉडी विद रिस्पेक्ट टू टाइम। तो अभी फिर ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का सिंबल आया, तो मैंने क्या करना है, इसे हटा देना। हटा के मैंने क्या लगा दिया यहाँ पे, फिर मैंने K लगा दिया। ठीक है, तो K की वैल्यू मैंने जनरल पुट कर दी, फिर 1, K को क्या कर दिया
1 पुट कर दिया, तो यहाँ से F कितना आ जाएगा आपके पास, डेल्टा P बाई टी। ठीक है, आपके पास F आ गया डेल्टा P बाई टी। अब देखो जो डेल्टा P है, ठीक है, वो है क्या, चेंज को आप लिख सकते हो P2 माइनस P1, जैसे हम लिखते थे एक्सेलेरेशन के टाइम पे V2 माइनस V1। तो यहाँ पे क्या है, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम है, मोमेंटम मतलब फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम, तो P2 माइनस P1 डिवाइड बाई T। ठीक है, अब क्या करेंगे, हमें पता है कि जो P की वैल्यू है हमारे पास वो है m इंटू वी। ठीक है, तो अगर P2 लिखेंगे मतलब हमें क्या चाहिए, फाइनल वाली वेलोसिटी चाहिए, तो फाइनल वाली वेलोसिटी को हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, v से। अगर हम इनिशियल वाली मोमेंटम चाहते हैं P1, तो m तो वही रहेगा क्योंकि m है जो वो हमने सेम लिया है। ठीक है, m चेंज नहीं करेगा। ठीक है, मास सेम है ऑब्जेक्ट का, उसके लिए कंसिडर करते हैं। तो यहाँ पे अगर v है तो P1 के लिए मतलब इनिशियल मोमेंटम के लिए हम इनिशियल वेलोसिटी लेंगे जो हम लेंगे u। ठीक है, बट हमें चाहिए क्या, P2 माइनस P1, तो हम कर देंगे यहाँ पे P2 माइनस P1। ठीक है, तो P2 की वैल्यू आपके पास है mv, P1 की वैल्यू है आपके पास mu। तो अगर यहाँ से हम m को कॉमन निकाल लें तो आपके पास आ जाएगा v माइनस u। किसकी वैल्यू आई है आपके पास, P2 माइनस P1 की। अब हम क्या करेंगे, ये P2 माइनस P1 की वैल्यू यहाँ पे पुट कर देंगे, तो आपके पास क्या आ जाएगा, mv माइनस u डिवाइड बाई टी। ठीक है, अगर आपको याद हो तो v माइनस यू डिवाइड बाई टी आपके पास क्या था, एक्सेलेरेशन। m को छोड़ो, m को लिखो एज इट इज, तो साथ में मल्टीप्लाई क्या रहा है, v माइनस यू बाई टी। तो ये क्या था अपने पास, एक्सेलेरेशन यही था ना, एक्सेलेरेशन इज रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम। तो इसकी जगह पे हम पुट कर देंगे a को। ठीक है, तो हमारे पास आ जाएगा m इंटू ए। तो यही था हमारे पास न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन। तो ये हमने एक्सप्रेस किया इन टर्म्स ऑफ लीनियर मोमेंटम। ठीक है, किसके विद रिस्पेक्ट टू किया, इन टर्म्स ऑफ लीनियर मोमेंटम। ठीक है, तो इसके बाद हम करते हैं यूनिट्स ऑफ फोर्स। इसके बाद हम करेंगे यूनिट्स ऑफ फोर्स। ठीक है, तो नेक्स्ट है हमारे पास यूनिट्स ऑफ फोर्स। तो अगर यूनिट्स ऑफ फोर्स की बात करें हम, तो F आपने यहाँ से निकाल लिया, F इज इक्वल टू एम ए। ठीक है, F क्या निकाल लिया आपने, F इज इक्वल टू एम ए। ठीक है, तो देखो आपके पास जो M है वो किसके, M के यूनिट्स क्या हैं, kg। साथ में क्या आपके पास एक्सेलेरेशन की यूनिट आपके पास है मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो आपके पास जो फोर्स है वो किसके इक्वल आ जाएगी, kg मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो ये फोर्स के यूनिट्स हैं। ठीक है, तो ये फोर्स है, इसके जो SI यूनिट्स हैं वो होते हैं न्यूटन। SI यूनिट्स हैं जो फोर्स के, वो क्या है हमारे पास, न्यूटन। ठीक है, तो यहाँ से अगर हम लिखें 1 न्यूटन इज इक्वल टू 1 kg मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो यहाँ से 1 न्यूटन किसके इक्वल आ गया, 1 kg मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, अगर हम बात करें CGS सिस्टम की, ये था SI सिस्टम। अगर हम बात करें CGS सिस्टम की, तो CGS सिस्टम में हम F लिखेंगे और जो मास है, मास किस में लेंगे फिर हम, ग्राम में। ठीक है, और जो एक्सेलेरेशन है वो लेंगे सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर में। ठीक है, CGS यूनिट इसके हैं ग्राम सेंटीमीटर। ठीक है, पर सेकेंड स्क्वायर। तो जो इसके CGS यूनिट है वो है डाइन। वो क्या है, डाइन ग्राम सेंटीमीटर स्क्वायर। तो 1 डाइन इज इक्वल टू 1 ग्राम सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो ये हैं यूनिट्स हैं आपके पास फोर्स के। ठीक है, उसके बाद बेटा हम करेंगे कि न्यूटन और डायन का क्या रिलेशन है। ठीक है, न्यूटन और डायन का क्या रिलेशन। उससे पहले हम ये देखते हैं कि अगर आपको ये पूछें कि आप 1 न्यूटन फोर्स को डिफाइन करो, तो आप कैसे करोगे। 1 न्यूटन इज दैट फोर्स विच प्रोड्यूसेस एक्सेलेरेशन ऑफ
1 मीटर पर सेकेंड स्क्वेयर ऑफ मास 1 kg, ठीक है। 1 न्यूटन फोर्स इज दैट फोर्स विच प्रोड्यूसेस एक्सेलरेशन ऑफ 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वेयर ऑफ मास 1 kg। अगर डायन को डिफाइन करना है तो 1 डायन इज दैट फोर्स विच प्रोड्यूसेस एक्सेलरेशन ऑफ 1 सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वेयर ऑफ मास 1 ग्राम, ठीक है। तो अब हम रिलेशन करेंगे 1 न्यूटन का डायन के साथ क्या रिलेशन है, मतलब ऐसे यूनिट्स का सीजीएस यूनिट के साथ क्या रिलेशन आएगा, ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपके पास देखो हमने लिखा कि जो 1 डायन है, 1 डायन किसके इक्वल है, 1 ग्राम इंटू 1 सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वेयर। तो 1 ग्राम में कितने केजीज होते हैं, जैसे 1 kg 1000 ग्राम्स के बराबर है, 1 kg इज इक्वल टू 1000 ग्राम। तो अगर यहाँ से 1 ग्राम की वैल्यू निकालनी है तो आपके पास क्या आ जाएगी, 1 डिवाइड बाई 1000 kg इज इक्वल टू 1 ग्राम, ठीक है। तो अगर इसको लिखना हो 10 की पावर में तो 10 रेज़्ड पर -3, क्योंकि 3 जीरोज हैं नीचे ऊपर जाके -3 हो जाएगा। तो 1 ग्राम इज इक्वल टू 10 रेज़्ड पर -3 kg। तो हम यहाँ पे पुट कर देंगे इस जगह पे 10 रेज़्ड पर -3 kg, ठीक है। उसके बाद 1 सेंटीमीटर है जो वो किसके इक्वल आएगा, 10 रेज़्ड पर -2 मीटर पर सेकेंड स्क्वेयर। -2 क्यों, क्योंकि हमें पता है कि जो 1 मीटर है वो किसके इक्वल है, 100 सेंटीमीटर के। अगर यहाँ से 1 सेंटीमीटर की वैल्यू निकालनी है तो हमारे पास आ जाएगा 1 डिवाइड बाई 100 मीटर इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर। तो 10 रेज़्ड पर -2 मीटर इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर। अब देखो यहाँ से डायरेक्ट नीचे आओ, यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा 10 रेज़्ड पर -3 मल्टीप्लाई 10 रेज़्ड पर -2। पीछे का बचा आपके पास kg मीटर पर सेकेंड स्क्वेयर। अब ये देखो बेस सेम पावर क्या हो जाएंगी, इनकी ऐड हो जाएंगी, ठीक है। तो ऐड होएंगी -3 -2 क्या हो जाएगा आपके पास -5। तो ये किसके इक्वल है आपके पास, ये किसके इक्वल है आपके पास, ये न्यूटन के इक्वल है। ये किसके इक्वल है, न्यूटन के। तो 1 डायन इज इक्वल टू 10 रेज़्ड पर -5 न्यूटन। अगर यहाँ से पूछे 1 न्यूटन किसके इक्वल है तो आप लिखोगे 1 डिवाइड बाई 10 रेज़्ड पर -5, क्योंकि ये 10 रेज़्ड पर -5 नीचे आ जाएगा। तो आपके पास ये डायन है और ये है 1 न्यूटन। तो यहाँ से आपके पास 1 न्यूटन है जो वो किसके इक्वल आ जाएगा, 10 रेज़्ड पर 5 डायन, ठीक है। तो ये आपके पास आ जाएगा रिलेशन बिटवीन 1 न्यूटन एंड डायन, ठीक है। उसके बाद है इसके ग्रेविटेशनल यूनिट ऑफ फोर्स। नेक्स्ट है हमारे पास ग्रेविटेशनल यूनिट ऑफ फोर्स। तो ग्रेविटेशनल यूनिट ऑफ फोर्स है जो वो है आपके पास, ये ग्रेविटेशनल यूनिट ऑफ फोर्स है जो वो एब्सोल्यूट यूनिट नहीं है, ठीक है। तो मतलब वो रिलेटिव है, वो डिपेंड करते हैं जी की वैल्यू पे। 3rd चैप्टर में हम करेंगे एक्सेलेरेशन ड्यू टू ग्रेविटी क्या है, ग्रेविटी क्या है, वो 3rd चैप्टर में करेंगे। बट यहाँ के लिए सिर्फ ये रखो कि ग्रेविटेशनल यूनिट्स क्या है फोर्स के, वो एब्सोल्यूट टर्म नहीं है। एब्सोल्यूट का मतलब वो नहीं है कि ये जी की वैल्यू पे डिपेंड करेगी। जी की वैल्यू मतलब जी है एक्सेलेरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, मतलब ये हमेशा क्या करती रहेगी, चेंज करती रहेगी, ठीक है। तो ये एब्सोल्यूट यूनिट नहीं है। एब्सोल्यूट का मतलब जो इसके परमानेंट यूनिट है वो नहीं है, क्योंकि ये वैल्यू जी पे डिपेंड करते हैं और जी की वैल्यू जो है वो बार बार चेंज करती है। वो फर्दर हम डिस्कस करेंगे 3rd चैप्टर में कि कैसे चेंज करेगी, ठीक है। तो सिंपल अभी के लिए ये चीज़ याद रखो कि जो आपके पास ग्रेविटेशनल यूनिट है वो किसके इक्वल है, 1 kg वेट, ठीक है। 1 kg वेट ये है आपके पास ग्रेविटेशनल यूनिट। अब देखो आप क्या करोगे कि आपके पास 1 kg तो लिखोगे आप एज इट इज़, ठीक है। तो जो वेट है, ठीक है, वेट है जो वो है एक्सेलेरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। अभी आपको थोड़ा ओड लगेगा क्योंकि ये हमने अभी करा नहीं है एक्सेलेरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। तो आप अभी के लिए सिर्फ ये सोचो कि इसकी वैल्यू है जो एक्सेलेरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू वो है आपके पास 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वेयर, ठीक है। तो WT मतलब 1 kg वेट, ठीक है। तो वेट है जो आपका वो डिपेंड करेगा जी पे, ठीक है।
वेट डिपेंड करता है जी पे। कैसे डिपेंड करता है वो फर्दर हम थर्ड चैप्टर में करेंगे, बट जी की वैल्यू है हमारे पास 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो यहाँ पे देखो हमारे पास 9.8 आ जाएगा, ये केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, तो ये यूनिट्स किसके थे, फोर्स के, न्यूटन, तो न्यूटन आ गया। तो मतलब यहाँ से सिंपल ये आपको देखना है कि जो 1 kg वेट है वो 9.8 न्यूटन के इक्वल है। इसके रिलेटेड एक आधा न्यूमेरिकल होगा फर्दर, ज़्यादा तो नहीं होंगे, ठीक है। फिर हम करेंगे एप्लीकेशंस ऑफ न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन, ठीक है। तो पहले तो देखो न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन क्या था हमारे पास, दो वैल्यूज है हमारे पास उसकी, एक तो F इज इक्वल टू एम ए और दूसरा F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डेल्टा P बाय डेल्टा टी। ये क्या था इन टर्म्स ऑफ लीनियर मोमेंटम, ये क्या था इन टर्म्स ऑफ एक्सेलरेशन, ठीक है। अभी हम यहाँ से देखेंगे तो आप एप्लीकेशंस हम इसकी करने जा रहे हैं न्यूटन के सेकेंड लॉ, एप्लीकेशंस ऑफ न्यूटन सेकेंड लॉ, ठीक है। इसके अकॉर्डिंग उसने बोला है एक क्रिकेट प्लेयर लोअर्स हिज हैंड व्हाइल कैचिंग अ बॉल बाय, उसने बोला कि एक क्रिकेट प्लेयर है वो क्या करता है अपने हैंड्स को क्या करता है डाउन कर लेता है जब उसने बॉल को कैच करना हो। क्यों? क्योंकि जब देखो वो अपने हाथों को क्या करेगा, नीचे की तरफ करेगा। देखो मान लो यहाँ से बॉल आ रही है, ठीक है, यहाँ से बॉल आ रही है, अगर वो अपने हाथों को यहाँ पे रखेगा तो उसे क्या होएगा, इसका मास और इसकी वेलोसिटी की वजह से क्या होगा, ये इसको ज़्यादा हर्ट करेगी, मतलब ज़्यादा इस पर फोर्स लग जाएगी, ठीक है। बट अगर यही क्या करे, यहाँ से बॉल आ रही है बट जो क्रिकेट प्लेयर है अपने हैंड्स को क्या करे, लोअर कर ले, मतलब नीचे कर ले, तो क्या हो जाएगा, टाइम हो जाएगा इंक्रीज, क्या हो जाएगा, टाइम हो जाएगा इंक्रीज। मतलब जब तक ये बॉल नीचे तक आएगी इसकी जो वेलोसिटी है थोड़ी सी कम हो जाएगी, ठीक है। तो अगर ये नीचे आते वक्त टाइम इसका क्या हो गया, बढ़ गया, ठीक है, टाइम बढ़ गया तो फोर्स क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, फोर्स क्या हो जाएगी, कम। देखो यहाँ से समझते हैं, अगर F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डेल्टा P बाई टी, अगर तो टाइम हुआ कम, ठीक है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है टाइम के साथ, अगर टाइम हुआ कम फोर्स लगेगी ज़्यादा। इन्वर्सली का मतलब, इन्वर्सली रिलेटेड का मतलब अगर एक चीज़ ज़्यादा दूसरी चीज़ कम, ठीक है। अगर टाइम हुआ कम तो फोर्स लगेगी ज़्यादा, अगर टाइम हमने इंक्रीज कर दिया फोर्स लगेगी कम, ठीक है। तो अगर क्रिकेट प्लेयर ऊपर से ही ऊपर हाथों को करके अपने बॉल कैच कर लेगा ना तो टाइम क्या लगेगा, कम लगेगा, अगर टाइम कम लगा तो फोर्स लगेगी ज़्यादा। सिमिलरली अगर आपके पास देखो जो हमारे पास हैं व्हीकल्स पे जो शोकर्स लगे होते हैं, जिसे स्प्रिंग वगैरह बोलते हैं, ऐसे शोकर्स लगे होते हैं व्हीकल्स पे, ठीक है। ये क्यों लगे होते हैं, ताकि मान लो अगर कोई जर्क वगैरह आए, अगर आप रोड पे जा रहे हो, अगर कोई जर्क वगैरह आपको लग जाए तो वो डायरेक्ट आपको हर्ट ना करे, ताकि यहाँ से अगर मान लो कोई स्टोन वगैरह है नीचे, ठीक है, यहाँ पे कोई स्टोन वगैरह है, तो अगर रोड पे जा रहे हो तो पहले वो क्या लगेगा, इन स्प्रिंग्स पे लगेगा, स्प्रिंग्स पे लगेगा तो टाइम ऑफ कंटेक्ट क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा, टाइम हो गया इतना इंक्रीज। तो यहाँ पे अगर पर्सन बैठा है ऊपर, ठीक है, तो उस पर क्या लगेगी, फोर्स कम लगेगी, क्योंकि टाइम क्या हो गया, इंक्रीज हो गया, फोर्स का इफेक्ट क्या हो जाएगा, कम, तो उसे कम चोट लगेगी, ठीक है। सिमिलरली मान लो एक आपके पास कराटे प्लेयर के बारे में बात करते हैं, तो कराटे प्लेयर है ना, जो वो एक सिंगल जो उसका थ्रो होता है ना, उसी में जो पाइल्स होती हैं, जो टाइल्स जिन्हें बोलते हैं, जो पाइल्स है वो सिंगल हिट में वो क्या करता है, तोड़ देता है। क्यों? क्योंकि उसने टाइम लिया है यहाँ पे कम, अगर वो टाइम ज़्यादा लेगा तो फोर्स क्या हो जाएगी, फिर उसकी कम हो जाएगी, ठीक है, इसलिए वो टूटेंगी नहीं। बट वो क्या करता है, फटाफट से उन पर स्ट्राइक करता है। क्यों स्ट्राइक ज़्यादा टाइम पे नहीं करता, टाइम कम लेता है स्ट्राइक करने के लिए, ताकि टाइम हो कम और फोर्स का इफेक्ट हो जाए ज़्यादा, क्योंकि टाइम और फोर्स क्या है, दूसरे के इन्वर्स रिलेटेड। तो यहाँ तक है हमारे पास न्यूटन सेकेंड लॉ। इसके रिलेटेड जो न्यूमेरिकल्स हैं वो हम अगली वीडियो में करेंगे।